हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी दूसरा प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आए हैं। कल से हम डेली लगातार लगभग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दिया कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। और रही बात कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम डेट अब फाइनल हो चुकी है। 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अभी कंपनी डिसाइड नहीं थी, अभी शायद उसका जो आंतरिक सूचना है, अंदरूनी सूचना है, ये अभी जाहिर नहीं किया गया है कौन सी कंपनी इसका एग्ज़ाम कराने वाली है, लेकिन ये है कि डेट फिक्स हो चुकी है तो एग्ज़ाम होना संभव है। तो चलिए हम अपने आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। हम इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी, जीके, जीएस यानी सामान्य ज्ञान, ये दोनों का पोर्शन लेकर चलेंगे। मैथ और रीजनिंग का नहीं है, केवल इन्हीं दोनों के हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। यदि आप कहेंगे तो हम मैथ और रीजनिंग का भी लेकर आएंगे, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो आप हमें, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ हमें चाहिए, तो हम उसका अलग से ही प्रैक्टिस सेट कराएंगे और बहुत ही अच्छा कराएंगे। ठीक है, आप लोग विश्वास कीजिए कि हम एकदम एग्ज़ाम के लेवल का ही प्रैक्टिस लाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। हमारा आज का प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर संपूर्ण सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। ठीक है, अब भारतीय गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा, अतः प्रथम भारतीय वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है। तो ये है आपका शुक्र। शुक्र ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। और रही बात कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो भारत की समुद्री सीमा कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जिसे भारत की समुद्री सीमा स्पर्श करती है। ठीक, कितने राज्यों को? 9 राज्यों को। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बृहद्रथ। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, लंबाई का होता है मीटर और समय का सेकंड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। हमको बताना है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा था। तो उस समय था केरल। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन था? केरल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर 96% थी और सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार की थी। ठीक, पुरुष साक्षरता जो सबसे कम थी वहाँ कहाँ की? बिहार की, 71.20%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो ये जो है आपका कर्मा जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, जबकि नटवरी, चरकुला, धीवर ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नटवरी जो है पूर्वांचल में, चरकुला ब्रजवासियों का और धीवर जो है कहार जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कर्मा है वह छत्तीसगढ़ी नृत्य है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। चलिए कर्मा इसका सही जवाब है, 1 मिनट, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है। हमको बताना है कि शरीर ऊतक और द्रव्य से कौन सी शाखा संबंधित है। तो यह है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है औषधि की वह शाखा है जो शरीर ऊतक द्रव्य से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पैथोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। हमको बताना है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बेगम हजरत महल ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है। हमको बताना है कि कौन सी विधि जो है सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है। तो सतह पर खुरदुरापन बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। खुरदुरापन बढ़ाएंगे तो इसके घर्षण आपस में बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है। हमको बताना है कि कौन सा विटामिन जो है खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है। तो ज़्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और आलू में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन जो है इसका डी वाला सही है, विटामिन सी, ठीक है। आलू में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हमको पता होना चाहिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है। तो केंचुआ और जोग जो है अकशेरुकीय प्राणियों के उदाहरण है। ये संघ एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जबकि मछली, मेढक, सांप और गिरगिट कशेरुकी प्राणी हैं। केंचुआ और जोग को छोड़कर सभी कशेरुकी प्राणी हैं। केंचुआ और जोग जो है अकशेरुकी प्राणी है और ये किसके अंतर्गत आता है, संघ एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे। तो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय जो है तुलु वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, तुलु वंश। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम अगले प्रश्न में क्या। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने कहा। तो दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था। हमको ये बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का सुल्तान बना, पर उसकी राजधानी लाहौर थी। लेकिन इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा तो इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, इल्तुतमिश, ठीक। इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसी ने दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी बनाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि NAFED निम्न में से किससे संबंधित है। तो NAFED जो है कृषि विपणन से उपकरण से संबंधित है, मतलब कृषि विपणन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कृषि विपणन, ठीक। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है। तो भारत जो है G20 का सदस्य है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। चलिए हम अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो लाला हरदयाल ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, लाला हरदयाल ने 1913 में 1 नवंबर 1913 को हरदयाल के नेतृत्व में भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर स्थित है, अमेरिका में। वहाँ पर किसके नेतृत्व में हुई थी, लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अभी हमने बताया था कि शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी घाटी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि ऑपरेशन फ्लड निम्न से किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, हमको ये बताना है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है कि बवंडर क्या है, ये टार्नेडो या बवंडर क्या है। तो ये कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न कहता है कि ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो ब्राज़ील देश जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अमेरिका, ठीक। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है। तो मृत सागर जो है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, निम्नतम स्थान है मृत सागर, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को, ठीक, भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, वाराणसी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है। हमको बताना है कि उत्तर शहर के किस शहर में रॉयल रिफाइनरी जो है स्थित है। इस बातों को बताना है। आगरा, मथुरा, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी जो है मथुरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मथुरा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मथुरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वर्तमान में दुधवा, पीलीभीत तथा अमनगढ़ बिजनौर। ठीक, ये जो है दुधवा आपका हो गया, अमनगढ़, पीलीभीत। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि मुद्रा का मूल्य गिरता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिरता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? तो ई कॉमर्स व्यापार का लाभ कौन सा नहीं है? प्रारंभिक लागत। ठीक, उच्च प्रारंभिक लागत जो है ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है। बाकी शेष स्थान स्वतंत्र व्यवसाय, सुविधाजनक वैश्विक पहुंच और असीमित व्यापार, ये सब ई कॉमर्स के लाभ, व्यापार के लाभ हैं, लेकिन उच्च प्रारंभिक लाभ जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारे अगले प्रश्न में क्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है? हमको बताना है। ठीक, इसके ऑप्शन है स्टार, मेश, रिंग, बस। तो स्टार टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर के साथ विभिन्न लोकल कंप्यूटर्स, स्विच व केंद्रीय कंप्यूटर को सीधे जोड़ा जाता है। इसे होस्ट कंप्यूटर हब कहते हैं। यानी क्या कहते हैं इसको? हम क्या कहते हैं? होस्ट कंप्यूटर। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक मिनट। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अदृश्य जो बेरोजगारी होती है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये हमको बताना है। तो अदृश्य बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में दिखाई जाती है। ठीक, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। ये जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, हमको ये करना है। लेकिन ये प्रश्न आप लोग हमें कमेंट में बस बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। ठीक, देखें हम भी आपकी तैयारी कितनी बनी हुई है। इस प्रश्न को आपको करना है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डाटा वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। मतलब कितने वर्ष से कम? तो आप कह सकते हैं 14 वर्ष। ठीक, 14 वर्ष तक के बच्चों को आप नहीं नियोजित कर सकते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? हमको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से कौन सा संविधान का अनुच्छेद संबंधित है। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 55 ऑप्शन बी में दिया गया है, ये एकदम सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि एम अनंत शयानम अयंगर ये जो थे आपके भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, एम अनंत शयानम अयंगर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारत का अनुच्छेद 66, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लें तो काहिरा किस देश की राजधानी है? हमको बताना है कि काहिरा किस देश की राजधानी है। तो आप सभी को बताना चाहिए कि काहिरा जो है मिस्र देश की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मिस्र देश। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 279 का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अभी ये जान लीजिए 39 से लेकर 43 तक जो क्वेश्चंस दिया गया है हिंदी गद्य से संबंधित है। इसमें आपको छाट कर अपने हिसाब से कर लेना है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। बाकी आप इसको जब पीडीएफ डाल देंगे तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। और रही बात, तो हम अपने अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक, 43 के बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कैसकी वृत्ति से संबंधित रस कौन सा है? तो ये श्रृंगार रस से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में किस छंद का उदाहरण है? साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पे सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों पे सूल से गढ़ने लगे। तो हमको बताना है कि ये किस छंद का उदाहरण है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इन पंक्तियों में 14-12 के क्रम में 26 मात्राओं वाला छंद गीतिका है। ठीक, 14-12 के क्रम में इसमें जो है मात्राएं आ रही हैं, तो ये गीतिका के अंतर्गत आता है। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? टोटल 26 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर
ए इसका बिल्कुल सही जवाब है गीतिका। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। इसमें दिया गया है कि बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो वाराणसी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, वाराणसी इसका बनारस शब्द का जो है तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हि उचित तप मो कहूँ भोगू। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, अब इस पंक्ति को सीधे पढ़ने पर कोई विशेष अर्थ नहीं बदलता, लेकिन कंठ स्वर बदलकर पढ़ने पर अद्भुत व्यंग की व्यंजना होती है, इसलिए इसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सही वर्तनी चिन्हित करना है। ठीक है, तो इसमें सहानुभूति ऑप्शन ए जो है ये सही है और से सब गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची है। हमको बताना है कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो गरुड़ ध्वज जो है विष्णु का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन का शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। फूलों की एक माला ले आइए, ये एकदम सही जवाब है। फूलों की एक माला ले आइए, ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब है। एक फूलों की माला लाइए, ये गलत है। फूलों की माला ले आइए, ये गलत है। फूलों की माला एक से आइए, ये भी गलत है। लेकिन फूलों की एक माला लाइए ले आइए, ये सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। हमको इसमें से जातिवाचक संज्ञा बताना है। गंगा जो है जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। गंगा जो है मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा है, जबकि गंगा एवं स्वर्ग में व्यक्तिवाचक तथा मंडल में समूहवाचक संज्ञा होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा। पंक्ति शब्द का तद्भव पांत होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पांत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानिए। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है, हमको याद होना चाहिए। प्रत्यक्ष में प्रतिधन अच प्रत्यक्ष प्रति उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए में वाक्य का प्रकार पहचानना है। तो जब धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, यह इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन बी डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, इच्छावाचक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। तो शरण के लिए सही पर्यायवाची वाली शब्द कौन सी है, आश्रय रक्षा बचाओ। आश्रय रक्षा बचाओ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आश्रय रक्षा बचाओ, ऑप्शन बी, क्योंकि सी में बाचाओ दिया है। आश्रय रक्षा बचाओ ये एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। हमको बताना है कि किस शब्द की रचना जो है प्रत्यय से हुई है। 56 नंबर क्वेश्चन है। तो कृपालु में आलू प्रत्यय लगा हुआ है, ये इसकी रचना जो है प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है कि अपमान करना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अपमान करना। अगला प्रश्न है, ज्ञ किन वर्डों के संयोग से मिला है। तो ज प्लस इ से मिलकर बना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ज्ञ। ठीक, ज प्लस इ से मिलकर बना है, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि शहद के लिए सही पर्यायवाची वाली शब्दों की पंक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन बी पुष्पासव मधु पुष्परस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पुष्पासव मधु और पुष्परस जो है शहद के लिए सही पर्यायवाची वाली शब्दों की एक पंक्ति है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाक डाले चाँद नहीं छिपता लोकोक्ति का अर्थ क्या है। खाक डाले चाँद नहीं छिपता लोकोक्ति का अर्थ है अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास के काव्य किस भाषा में है। तो सूरदास के काव्य जो ब्रज भाषा में रचित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ब्रज भाषा। दृंगचल शब्द का संधि विच्छेद है। दृंगचल का संधि विच्छेद दृक्धन अंचल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, दृक्धन अंचल। संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन का संज्ञा के प्रमुख भेद 5 होते हैं। अब पांचों कौन कौन से हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये पांचों संज्ञा के भेद हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। साकेत किसकी रचना है। तो साकेत जो है 1931 में महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक,
इस काव्य पर इन्हें वर्ष 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ठीक, साकेत पर ही मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का चयन करें। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी का चयन करें। उसे आशा है, ए वाला भाग है, कि वह असफल, बी वाला भाग है, हो जाएगा, सी वाला, कोई त्रुटि नहीं, डी। तो उसे आशा है, ये गलत है, ए वाला भाग जो है गलत है। ठीक है, उसे आशंका है, यहाँ पर होगा क्या? उसे आशंका है। ठीक, तो ये वाला एकदम सही है कि उसे आशा की जगह उसे आशंका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया। अगला प्रश्न है हमारा, स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वतः उत्पन्न। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, स्वतः उत्पन्न। जलावृत्त में समास है, जलावृत्त में कौन सा समास है? तो जलावृत्त में करण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, करण तत्पुरुष समास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि रहीम जो कवि है किस बादशाह के दरबारी कवि थे? रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? तो रहीम कवि अकबर बादशाह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अकबर बादशाह। वैचारिकी पत्रिका के संपादक या संपादिका का नाम बताइए। हमको बताना है कि वैचारिक की पत्रिका के संपादक या संपादिका का नाम क्या है। तो इसका संपादक या संपादिका का नाम मणिका मोहिनी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, मणिका मोहिनी वैचारिकी पत्रिका के संपादक या संपादिका हैं। ठीक, वैचारिकी पत्रिका के संपादिका हैं मणिका मोहिनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी, अन्योक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें दिया गया, वह घोड़े पर सवार था, वह विलाप करने लगा, उनका चरित्र उत्तम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उनका की जगह होगा क्या? उसका चरित्र उत्तम है। ऑप्शन सी में जो गलत है, यहाँ उनका की जगह क्या होगा चाहिए? उसका चरित्र उत्तम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, में विभीषणों की संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ठीक, ये जो विभीषण दिया गया ये एक संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका किसके अंतर्गत? ये आएगा आपका जातिवाचक। ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है विभीषण। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। असुमन जल सिंचित सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो हुई। ठीक, तो ये भक्ति रस है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, भक्ति रस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में लोकोक्ति का अर्थ खाली न होना, अर्थात सदा काम में लगे रहना है, यानी खाली न होना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ये हमारे प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न होने वाला है, इसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कर्मधारय शब्द का उदाहरण नहीं है। तो फुआ फूफा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ठीक, बाकी से कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए आज के लिए आज के प्रैक्टिस सेट में हमने जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान और हिंदी के टॉपिक्स मतलब जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे प्रैक्टिस सेट में सबको सॉल्व कर लिया है। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने रहिए और हम डेली आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अगर आपको मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस चाहिए या फिर उसके प्रैक्टिस सेट या फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराना है तो आप हमें बता दीजिएगा। उसके लिए हम विशेष रूप से वीडियो अलग अलग से लाएंगे, रीजनिंग का अलग और मैथ का अलग। ठीक है, लेकिन आप अगर बताएंगे तब, नहीं तो हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको केवल हिंदी और सामान्य ज्ञान का देते रहेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे बस इतना ही अनुरोध है और शेष कार्य हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अगले दिन अगली प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। और हाँ, महाभारत सीरीज हम लगभग खत्म कर चुके हैं, हिंदी का भी टॉपिक खत्म हो चुका है और शेष बचा हुआ है रीजनिंग और मैथ का, इसको भी हम कल से प्रारंभ करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। महाभारत सीरीज में हम सभी टॉपिकों को कवर कर चुके हैं, केवल मैथ और रीजनिंग बचा हुआ है, तो उसको भी हम कल से स्टार्ट करके एक हफ्ते में ख़त्म कर देंगे और आपकी तैयारी को और भी मजबूत बना देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।